वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लैंड के बारे में, ठीक है, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में कि ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है और हम इन्हें कैसे कंजर्व, कैसे बचा सकते हैं डिस्ट्रॉय होने से, ख़त्म होने से। ठीक है, और ये हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ेंगे। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर में स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी गई है। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका में एक छोटा सा विलेज है तंजानिया। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। यहाँ पे बताया गया कि एक लड़की है जिसका नाम माम्बा है, वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है पानी भरने के लिए। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो क्या जब वो पानी भरने जाती तो ऐसा नहीं कि उसके घर के बगल में ही पानी अवेलेबल है, उसे बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो मतलब उसे घर आते आते टाइम लग जाता है। She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goods. फिर उसके बाद क्या है, वो पानी लेके आती है, उसके बाद अपनी मम्मी को घर के काम काजों में हाथ बटाती है और उसके बाद उन्होंने जो बकरियां भी पाल रखी है तो अपने भाई की भी हेल्प करती है वो उन बकरियों को, गोट्स को देखने में। ठीक है, हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड ओवर देयर स्मॉल हट। तो क्या है, सिर्फ जो उनकी फैमिली के पास जो चीज़ है वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है, रॉकी लैंड है, मतलब कि पत्थर पत्थर है थोड़े वहाँ, जो कि क्या उनके एक छोटा सा घर है, उनके पास छोटी सी झोपड़ी है, उसके किनारे किनारे जो है उनके पास एक स्मॉल पीस ऑफ रॉकी लैंड है, सिर्फ इतना ही चीज़ जो है उनके पास है। सो माम्बा फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। मतलब जो माम्बा के फादर है वो इस लैंड में जो है सिर्फ कुछ ही थोड़े ही मक्के या फिर बीन्स, जो मेज़ या फिर थोड़े ही बीन्स जो है वो इस लैंड में ग्रो कर पाते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद। अब ये थोड़ी ही इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिखा है वो रॉकी लैंड है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, जो कि एक चीज़ों को ग्रो करने के लिए इनफ नहीं है, तो मतलब उनकी जो खेती होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। तो इतनी ही कम चीज़ें मतलब उनकी जो फैमिली को अब पूरा साल खाने के लिए इनफ नहीं है। अब इसमें जो है दूसरी स्टोरी दी गई है, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। अब पीटर क्या है, न्यूजीलैंड में जो है उस रहता है, उसकी स्टोरी गई है। वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब जैसे शीप है, शीप जो भेड़ होते हैं उनसे क्या हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, ऊन जो है उनसे मिलता है, तो उसके पापा जो है ये ऊन की फैक्ट्री ही जो है वो चलाते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। तो जब भी पीटर जो है स्कूल जाता है, वो स्कूल से आता है तो वो देखता है कि जो उसके अंकल है वो शीप की कितने अच्छे से देखभाल करते हैं। देयर शीप यार्ड इज़ सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। तो क्या है, जो उनका शीप जहाँ रहते हैं वो जगह जहाँ सिचुएटेड है वो क्या मतलब एक ग्रासी प्लेन है, मतलब एक ज़मीन है जो कि एकदम प्लेन है, जिसमें ग्रास है बहुत ज़्यादा, जो कि हिल से बहुत ही ज़्यादा दूर है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, तो जो पीटर की फैमिली है वो वहाँ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वहाँ वेजिटेबल्स हो गया और जो सारी सब्जी है वो वहाँ ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। अब जो है माम्बा और पीटर क्या है, दोनों अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं और दोनों की क्या है अपनी अलग अलग लाइफ्स है। द डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो डिफरेंस जो है उनकी लाइफ में वो इसीलिए है क्योंकि जो डिफरेंस जो माम्बा जहाँ रहती है वहाँ की लैंड की क्वालिटी और जहाँ पीटर लोग रह रहे हैं वहाँ की लैंड की क्वालिटी, तो जहाँ पीटर लोग रह रहे हैं वहाँ की लैंड की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए जो है वो अच्छे से वेजिटेबल और क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं। तो लैंड की क्वालिटी में डिफरेंस है, सॉइल में डिफरेंस है, और जहाँ वो रह रहे हैं उन जगह में वाटर में डिफरेंस है उन दोनों के, और नेचुरल उन दोनों के जहाँ भी वो रहते हैं उनके आसपास की नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस है, और वहाँ के जानवरों में, और वो कैसे टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है, सो
द अवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। तो यही जो रिसोर्सेज की अवेबिलिटी है, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, नेचुरल, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए यही चीज़ों से मतलब हम मेन रीज़न है कि एक जो जगह है वो दूसरी जगह से बहुत अलग है। अब जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल वेजिटेशन हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स, वो क्या है कहीं जगह पे काफ़ी अच्छे अमाउंट पे है, तो वहाँ पे जो अच्छे लैंड जो ह्यूमन बींग है अच्छे से रहेंगे। और कहीं दूसरी जगह है जहाँ पे लैंड, सॉइल, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ी दिक्कतें होंगी वेजिटेबल भी उगाने में। तो यही रिसोर्स की अवेबिलिटी जो है, इसी की वजह से क्या है, जो प्लेस है एक दूसरे से अलग है। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड, जिसमें हम रह रहे हैं उस लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स जैसे कि जो नेचर में प्रेजेंट है, जिस आपने पहले भी पढ़ा है ये कि वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो लैंड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे, ठीक है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, लैंड। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो लैंड है उसमें क्या है, सिर्फ जो हमारा अर्थ है वो उसमें सिर्फ 30%, जो हमारा पूरा अर्थ है उसका सिर्फ 30% क्या हमारा लैंड का एरिया है, ठीक है। सॉरी, सिर्फ 30% हमारा लैंड का एरिया है जो हमारी अर्थ सरफेस है उसमें। एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब जैसे सिर्फ 30% तो हमारा क्या है, लैंड का एरिया है पूरे अर्थ में, और उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ की हम लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहाँ लोग मतलब जहाँ के लोग नहीं रह सकते हैं, मतलब वहाँ टफ है थोड़ा रहना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया भी है आपको कि जैसे 30% हमारा टोटल लैंड का एरिया है हमारे सरफेस में, उस 30 में से भी उस 30 का अगर हम 90% निकालें तो उस 30 का जो 90% है वहाँ पे जो है लोग मतलब वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज स्पेसली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। मतलब कि देखिए ना, जैसे 30% उसमें से क्या है, कुछ जगह है, कुछ परसेंट ऐसा है जहाँ पे लोग रह सकते हैं और कुछ परसेंट ऐसा है जहाँ पे कि लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो 30% है उसके 90% में जो लोग हैं रह रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें क्या है, लोगों के लिए वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। इसलिए जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब कहीं पे लोग जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, और कहीं पे लोग जो है बहुत कम रहते हैं। जैसे आप देखिएगा पहाड़ जैसे है, वहाँ पहाड़ों में जो पॉपुलेशन और लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और अगर आप सिटीज़ एरिया मतलब सिटी में आके देखिए तो वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये जो हमारा लैंड है और जो हमारा क्लाइमेट है उसी की वजह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लोगों का। सो द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर। अब देखिए जो कि हमारी टोपोग्राफी है और जो ये पहाड़ हैं और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कि हमारा जो है पानी बहुत कम है, ठीक है, या फिर जहाँ पे कि हमारे बहुत ही घने घने जंगल हैं, इन सब जगह पे क्या है, लोग बहुत कम रहते हैं। हिली एरिया मतलब जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, स्लोप बहुत ऊंचाई में जहाँ पे पहाड़ है हमारे पास, जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, मतलब कि जहाँ पे हमें पानी नहीं मिलता है, या फिर जहाँ पे बहुत घने जंगल है, यहाँ पे जो है लोग बहुत कम रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर दी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब प्लेन्स और रिवर, जहाँ पे प्लेन है या फिर जहाँ पे नदियाँ हैं, वहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें क्या एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग रहते हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे पानी है या फिर जहाँ पे लैंड अच्छी है, प्लेन है, वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। वहाँ पे पानी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो वो अपना एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे, और अपने खाने पीने के लिए उनके पास सारी चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब लैंड यूज़, ठीक है, हम लैंड का जो है कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिए हम लैंड का अलग अलग पर्पस में अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं,
फॉरेस्ट्री, पेड़ जंगलों को उगाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और माइनिंग के लिए जहाँ से हम कोल और पेट्रोलियम निकालते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और अपने घर बनाने के लिए हम जो यूज़ कर सकते हैं, रोड्स बनाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आजकल खड़ी हो रही हैं, इन सब चीज़ों का क्या है, हम लैंड का ही यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम लैंड यूज़ बोलते हैं। Can you list out different ways in which Mambas and Peter family use their land? अब देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आप डिफरेंट वेज देखिए, आपकी पीटर और माम्बा जो है अपनी फैमिली जो है वो लैंड का कैसे यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी है उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि माम्बा जो है वो लोग अपनी बकरियां वहाँ वो मतलब जो जिस लैंड में वो रहते थे वो थोड़ी रॉकी थी, वहाँ पे पत्थर वत्थर थे, एकदम प्लेन नहीं थी, वो लोग वहाँ बकरियाँ चराते थे। और वहाँ एग्रीकल्चर भी उनका ज़्यादा नहीं हो पाता था, लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण वो मेज़ और बीन्स वहाँ पे उगाते थे। लेकिन जो पीटर की फैमिली है जो कि न्यूजीलैंड में रह रही है, उनके जो लैंड थी उसकी क्वालिटी अच्छी थी, वो शीप जो उनकी वूल की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो यही सारे जो है डिफरेंस है वो कैसे अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिज़िकल फैक्टर्स। जो लैंड का यूज़ है वो हम फिज़िकल फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है हम लैंड यूज़ हो सकती है, कहाँ पे हमारी जो लैंड है वो यूज़ नहीं हो सकती। जैसे हम देख सकते हैं वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब जोग्राफिकल वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसे है, वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। हम ये सारी चीज़ें देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सी लैंड है जो यूजेबल है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी लैंड है जो कि यूजेबल नहीं है। सो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो जो ह्यूमन फैक्टर है जैसे कि पॉपुलेशन हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हम कैसे लैंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब जो लैंड है ओनरशिप के बेसिस में भी क्लासीफाई हम कर सकते हैं। ओनरशिप मतलब कि कौन उसका ओनर है, कौन उसका मालिक है। जैसे कि प्राइवेट लैंड होती हैं, कम्युनिटी लैंड होती है, ठीक है। हम इसे दो लैंड को हम जो है दो पार्ट मतलब दो चीज़ों के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया ओनरशिप में दो तरीके से। जैसे कि प्राइवेट लैंड क्या होती है, प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। अब प्राइवेट लैंड क्या है, जो इंडिविजुअल ओन कर रहा है, जो एक खुद की उसकी अपनी लैंड है, जो दूसरों है और लोग बाहर के लोग हैं उनका कोई हक नहीं है उस पर, वो हो गई प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल पर्सन की लैंड है। और कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जो कम्युनिटी लैंड है वो एक बहुत पूरी एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, उन सब की वो जो है कम्युनिटी लैंड होती है, जो कि कॉमन पर्पस के लिए मतलब वो सारे लोग जो हैं उस लैंड को मिल के यूज़ करते हैं। जैसे कि वो फ्रूट्स के लिए और वहाँ पे नट्स उगाते हैं, मेडिकल हब्स के लिए जो है उन सारी लैंड को यूज़ करते हैं। सो दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। Now people and their demands are ever growing but the availability of land is limited। अब लोग हैं और लोगों की डिमांड है वो टाइम्स के साथ साथ बढ़ती जा रही है, बट जो हमारे लैंड की अवेलेबिलिटी है वो कम है। लैंड की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफ़र्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस भी डिफ़र करती है, मतलब एक जगह पे क्वालिटी कुछ और है, एक जगह पे कुछ और क्वालिटी है। सो पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज़। जो लोग थे उन लोगों ने क्या करा, जो ये लैंड है वहाँ पे मतलब चीज़ें बनानी शुरू की। जैसे कि वहाँ वो लोग अपने घर बनाने लग गए अर्बन एरियाज़ में, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। अब उन्होंने जो पीपल थे जो अर्बन सिटीज़ शहरों में रहते थे वहाँ वो ज़मीनों पे अपने घर बनाने लग गए, और जो रूरल एरिया में लोग रहते थे वो क्या उन्होंने अपना ज़मीन पे अपना एग्रीकल्चर जो है उन्होंने स्टार्ट करने लगे। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब क्या है, जैसे कि हमारी क्या क्या चीज़ें, बस एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा है, हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड की क्वालिटी जो हमारी ख़राब हो रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं जिसकी वजह से, और सॉइल इरोज़न हो रहा है, हमारा सॉइल जो है उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, डेजर्टिफिकेशन हम कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं ज़मीन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम एग्रीकल्चर को या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सारी, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब देखिए हम अपने जो हमारे लैंड रिसोर्स है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। So growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land has created to fear of losing this natural resource। अब जैसे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी जो है डिमांड बढ़ रही है, जिससे हमारा क्या है, फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जिससे अब हमारा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमें ये भी डर है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं, कहीं इसके वजह से वो तो ना हमारे हाथ से चले जाएं, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, इसीलिए क्या है, हमें जो लैंड जो ख़राब हो रहा है उसका हमें जो मतलब हमें चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि हमारा रेट क्या है डिग्रेडेशन का, हमारा जो लैंड है वो कितने अमाउंट में जो है ख़राब हो रहा है। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common method to conserve land resources। अब ये बता रहा है कि जैसे हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, हम जो है रेगुलेटेड जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भी अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स और बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो इससे भी हमारी क्या होती है, लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है, सॉइल की वहाँ पे। और हम क्या, जो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो चरवाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने गाय भैंसों को वहाँ पे चरा रहे हैं, तो हमारा लैंड से पूरा घास जो है वो सारी चीज़ें जा रही हैं। तो हम क्या है, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, और या हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, और हम जो चेक कर सकते हैं ओवर ग्रेजिंग किस अमाउंट में हो रही है, तो जिससे क्या होगा, एक मैं मतलब हम अपनी लैंड को, लैंड रिसोर्सेज हैं उसको हम क्या है कंजर्व, बचा पाएंगे ये सब चीज़ें चेक करके। अब क्या यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बारे में आपको बताया है कि लैंडस्लाइड क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये लैंड में जब हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इधर उधर घर बना रहे हैं लोग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, इससे हमारी लैंडस्लाइड्स भी आ रही है। तो लैंडस्लाइड्स होती क्या हैं, देखिए यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड की एक इमेज भी दिखाई है, कैसे यहाँ पे जो ऊपर से मलबा हो गया, पत्थर हो गया, वो ऊपर से स्लोप से गिर के नीचे शहरों को जो है आ रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं लैंडस्लाइड क्या होता है। Landslides are simply defined as the mass movement of rock debris on earth down a slope। अब जो लैंडस्लाइड क्या है, मूवमेंट है, जो हमारे मतलब माउंटेन्स है, वहाँ से क्या है, छोटे छोटे रॉक्स जो है नीचे को आ रहे हैं, या फिर मलबे होते हैं जो छोटे छोटे वो नीचे को आ रहे हैं, स्लोप से नीचे को आ रहे हैं, और वो क्या आ रहे हैं, नीचे आके यहाँ पे हमारे जो शहर हैं, यहाँ पर जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे ही एरिया, वहाँ पे आके जो वो गिर रहे हैं, तो जिससे वहीं के लोगों को जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। तो ये लैंडस्लाइड की वजह से हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आने के मतलब ये जब अर्थक्वेक्स आते हैं, बाढ़ आती है, वॉल्केनोज आते हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारी लैंडस्लाइड भी होती है। अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से लैंडस्लाइड आने के भी बहुत से चांसेस होते हैं। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। अब क्या होता है, अगर जो बारिश है वो काफ़ी लंबे समय से बारिश होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड जो है, मतलब हमारी पॉसिबल है कि बहुत लैंडस्लाइड है जो बहुत बड़े अमाउंट में हो सकती है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एक जगह पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारे मलबा इकट्ठा हो गया, या फिर बहुत रॉक्स और जो है वो नीचे आके इकट्ठा हो गए, तो जिससे क्या है, जो रिवर फ्लो हो रही है उसका मतलब उसको ब्लॉक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम्स ऑन इट्स ब्रस्टिंग, ठीक है। तो यही सीधे चीज़ें जो हमें लैंडस्लाइड के बारे में बताई गई है कि लैंडस्लाइड कैसे आती है, लैंडस्लाइड के हमारी क्या होती है,
ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। अब इससे आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मिटिगेशन मैकेनिज़्म, हम इन सब चीज़ों को जो है हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लैंडस्लाइड को जो हम वो कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज दैम। ठीक है। अब जैसे हमारी क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या फैक्टर जो है हमारे लैंडस्लाइड कॉज कर रहे हैं और हम उन्हें कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें क्या है, सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड, जो बहुत ही मतलब कुछ टेक्निक मतलब लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है हैज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज ऑफ प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे दिया है कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में जो है ज़्यादा लैंडस्लाइड आ रही है, उसको मैप कर सकते हैं कहाँ पे जो है ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आ रही है। और फिर मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड आती हैं, हमारे पास बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम क्या उस एरियाज़ में क्या है लोगों का बसना हम रोक सकते हैं। बिल्डिंग सेटलमेंट्स मतलब वहाँ पे कि लोग, हम बोल सकते हैं कि एरिया है जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड आती हैं, ये प्रोन टू लैंडस्लाइड है, तो वहाँ पे जो है लोग रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर लैंडस्लाइड आएगी भी तो ह्यूमन बीइंग को जो है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, हम एक वॉल, हम रिटेंशन वॉल जो है हम बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी वॉल खड़ी वहाँ पे हो जाएगी तो वो क्या मिट्टी को रोके रहेगी। ठीक है। जिससे कि हमारे नीचे को वो नहीं आएगी। फिर इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, तो हम क्या वेजिटेशन कवर जो है पेड़ पौधे एक ज़्यादा उगाना हम जो हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। अब जो हमारा ड्रेनेज, जो हमारा सरफेस में पानी बहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो है कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लैंडस्लाइड आना भी कम होंगी। अब जो है सॉइल, अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल, मिट्टी, सॉइल होती क्या है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ये बहुत ही थिन लेयर होती है जो कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको क्या है कवर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, मतलब ये लैंड से ही लिंक होती है। जैसे लैंड के ऊपर ही तो हमारी सॉइल होती है, तो ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर जो एक थिन लेयर होगी जो ज़मीन को कवर करेगी वो है हमारी सॉइल। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, जो हमारे लैंडफॉर्म से वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कैसी है। जो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल, जो हमारी सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल की जो हमारी बनी है, मिनरल से जो हमारी सॉइल बनी है। एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन दी अर्थ, जो वेदर्ड रॉक है मतलब जो हमारी रॉक्स, बड़ी रॉक जो है जब टूट जाती हैं, ठीक है, जब वो डिके होती हैं उनसे जो है हमारी मिलके सॉइल जो हमारी बनी हुई है, बड़ी रॉक है, जब वो टूट जाती हैं फिर सम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर के अंदर जब वो डिके होती हैं, सटती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है हमारी ये सॉइल जो है बनती है। दिस हैपन्स थ्रू इसे ये वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, अगर जो हमारी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जो जब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है सड़ जाते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर वो डिकम्पोज होते हैं एक जगह पे, तो बहुत टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाते हैं। तो अगर हमारे जो मिनरल्स है या ऑर्गेनिक मैटर है वो एक अच्छी क्वालिटी में राइट अमाउंट में मिक्स हुआ है तो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाती है। अगर हमारी सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे मॉइस्चर अच्छा होगा, वहाँ पे जो अच्छा एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल हमारी कैसे बनती है उसके फैक्टर दिए हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर, जो मेजर फैक्टर है जो हमारी सॉइल बन रही है वो तो है पेरेंट रॉक, ठीक है, और जो है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्योंकि पेरेंट रॉक से ही तो हमारी सॉइल बन रही है। जो पेरेंट रॉक है उसकी वेदरिंग होगी, मतलब वो किसी प्रेशर और हीट टेम्परेचर के अंदर टूटेंगी, डिके होंगी, ठीक है, उससे जो हमारी रॉक बनेंगी। और जो अदर सॉइल बनेंगी उससे हमारी अदर जो फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, और द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अदर जो फैक्टर हैं ये सारे हमारे। और ये जो सारी हैं चीज़ें हैं ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती है कहीं पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती है हमारी, ठीक है।
अब देखिए हम इसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया भी है कि सॉइल जो है हमारी वो कैसे बन रही है। सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया है आपको टाइम इसके हेल्प से। जैसे जो सबसे पहले जो सॉइल है हमारी, ये पेरेंट रॉक है, मतलब जो रॉक है, ठीक है, उससे ही हमें पता चलेगा कि जो सॉइल है उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसमें मिनरल किस कंटेंट में जो मिनरल की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। जो पेरेंट रॉक होगी, अगर वो भले ही टूट जा रही है किसी कंडीशन के अंदर, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना, क्योंकि फिर जो वो टूटी हुई रॉक्स हैं वो ही जब डिके होंगी तो उससे ही हमारी सॉइल बनेगी। तो वही जो वो वेदर्ड रॉक है, जो उनकी पेरेंट रॉक थी, वही क्वालिटी जो है उसके अंदर रहेगी। और जो हमारी क्लाइमेट हो गया, मतलब कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, और रेनफॉल कैसा है वहाँ का, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ों को देख के भी सॉइल बनती है। और रिलीफ, मतलब कि ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जो स्लोप या फिर ऊंचाई जगह होते हैं वो उससे हमें पता चलता है कि सॉइल एक्यूमुलेशन कितनी मात्रा में जो है इकट्ठा हो सकती है। और अफेक्ट फ्लोरा, फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हमारे पेड़ पौधों से भी हमें पता चलता है कि हमारी सॉइल है वहाँ पे क्वालिटी कैसी होगी। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। हमारे जितना टाइम तक रहेगी, वो हमारी जो टाइम है वो थिकनेस बताता है हमारी सॉइल की, ठीक है, कितनी थिक है हमारी जो सॉइल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल बन रही है उसको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। अब इसमें है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। हमारे जो सॉइल है वो कैसे डिग्रेड हो रही है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, मतलब सॉइल जो उड़ रही है, और जो डिप्लेशन है, ये मेजर थ्रेट्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से जो है हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब जो दोनों ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं, इन दोनों चीज़ों से जो है हमारी सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। सो फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। अब वो फैक्टर्स जिनसे हमारी सॉइल ख़राब हो रही है वो है डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, गाय भैंसों को ज़्यादा चारा चरा रहे हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है जिससे हमारी मिट्टी उड़ रही है, या फिर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रही है, हमारी सॉइल ख़राब हो रही है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए हैं जिससे कि हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी सॉइल को हम बचा सकते हैं। सबसे पहले दिए मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग, इसमें क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इसमें क्या है, जो ग्राउंड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि जो ये पेड़ पौधे जानवर जब ये डिकम्पोज होते हैं, जो बनते हैं, उसके बाद हम इसको क्या है, ग्राउंड में इसकी लेयर बिछा सकते हैं, इसको एक ग्राउंड में डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इनकी हेल्प से हमारी सॉइल में मॉइस्चर रहेगा, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। देन कॉन्टोर बैरियर्स हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टोर्स, ठीक है। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अब क्या हम इस कॉन्टोर बैरियर में क्या होता है, जैसे जैसे छोटे छोटे पत्थर हो गए और जो ग्रास हो गया, सॉइल हो गई, ठीक है, इसको हम एक बैरियर टाइप है इकट्ठा करके एक जगह हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और इनके आगे क्या करते हैं, हम गड्ढे खोद देते हैं, जिससे कि जो सारा पानी है उन गड्ढों में जाएगा, और वहाँ पे जो हमारी सॉइल है वहाँ पे वो पानी ना जाके जो गड्ढे हैं वहाँ पे हमारा सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा, और जिससे हमारी सॉइल जो है हमारी सॉइल बच जाएगी, ठीक है। फिर रॉक डैम है, हम जो क्या कर सकते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। हम रॉक्स करके पाइल, मतलब एक ढेर जैसा बना देते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स को इकट्ठा कर करके जो है एक बना देते हैं, तो जिससे क्या होगा, वहाँ से पानी का फ्लो, अगर पानी वहाँ तक आ भी रहा है तो उससे क्या होगा, पानी का फ्लो हमारा कम हो जाएगा, जिससे हमारी सॉइल लॉस कम होगी, ठीक है। फिर जैसे इसमें क्या है कि टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे आपको जो है टेरेस फार्मिंग का दिया भी है कि टेरेस फार्मिंग कैसे करते हैं। अब जैसे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड अप ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्या करेंगे हम,
यहाँ पर टेरेस बना, जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक स्लोप है, ऐसे ये नीचे को ये पहाड़ है, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, यहाँ ऐसे ऐसे करके हमने स्टेप्स बना दिए। स्टेप्स मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना हमारे घर पे, वैसे यहाँ पे हमने स्टेप्स बना दिए। और जो यहाँ पे फ्लैट सरफेस मतलब बच रहा है, जो ये 2 स्टेप्स है इसके यहाँ पे फ्लैट सरफेस हो गया, फिर ये स्टेप्स है इसके यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है, इसमें जो हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पानी वहाँ से आता भी है ऊपर से नीचे को, तो स्टेप है, तो जिसके वजह से हमारा पानी जो है फ्लो उसका कम होगा, तो इससे हमारा सॉइल का इरोजन कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये काउंटर फ्लोइंग का भी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे जो है हम यहाँ पे स्टोन के, ग्रास के और जो सॉइल मतलब के बैरियर्स जो है हम बना देते हैं और गड्ढे करते हैं, जिससे पानी जो हमारा गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको शेल्टर बेल्ट्स दे रखा है, ठीक है। इससे पहले जो है इंटरक्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब हम क्या करते हैं कि जो सॉइल से वहाँ पे अल्टरनेट करके, जैसे यहाँ पे कोई क्रॉप हमने उगाई है, यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप उगाई है, यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप उगाई है, तो हम क्या है ज़मीन पे सॉइल में जो क्रॉप्स उगाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारी जब अगर बारिश भी आ रही तो हमारी अगर वहाँ पे क्रॉप्स है तो हमारी सॉइल उससे धुलेगी नहीं, सॉइल वॉश नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आपको कंटूर प्लगिंग यहाँ पे दिया गया है। प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फ्रॉम वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब यहाँ पे क्या कर रखे हैं हम जो आपकी ये थोड़ा नीचे चले गए हैं, यहाँ पे जो कंट्रोल फ्लोइंग यहाँ पे प्लगिंग होती है, यहाँ पे आपको दिया कि पैरेलली जो है यहाँ पे हम ये चीज़ें बना देते हैं, जिससे कि वाटर अच्छे से यहाँ से फ्लो करे, बिना सॉइल को इरेज करे, ठीक है। क्या है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल। इसमें क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे हमारा सॉइल यहाँ पे है, इसके चारों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेड़ उगा देते हैं, ठीक है, जिससे अगर बारिश विंड भी आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से सॉइल उड़ सकती है, तो पेड़ों की वजह से जो है ये सॉइल उड़ना जो है रुक जाता है, सॉइल इरोजन जो है कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हम जो है अपना सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। अब जो अगला है वो है वाटर, ठीक है, पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वाटर इज़ द वाइटेबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर है हमारा वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारा 3/4 अर्थ सरफेस जो है कवर्ड है वाटर से। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में लैंड से ज़्यादा जो चीज़ अवेलेबल है वो है वाटर है। 3/4 ऑफ हमारी अर्थ सरफेस हमारी वाटर से कवर है। इट वॉज इन द प्रिमेटिव ओशंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ईयर बैक। जो हमारे ओशंस है वहाँ पे 3.5 मिलियन ईयर पहले ही जो है लाइफ जो है वहाँ पे होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पहले जो लोग थे ना, वो जहाँ पे बैंक्स ऑफ रिवर, जो रिवर है इन सब के किनारे ही रहा करते थे, ताकि वो अगर खेती करें यहाँ पे या कुछ भी करें तो ईज़िली उनको वाटर अवेलेबल हो। वो पानी के किनारे ही रहा करते थे पहले के जो लोग थे ज़्यादातर, ठीक है। Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal. अभी भी जो है हमारे ओशंस हैं वो 2/3 सरफेस, हमारे अर्थ की 2/3 सरफेस में जो हमारे ओशंस अभी भी हैं। The ocean water is however saline and is not fit for human consumption. जो हमारा ओशन वाटर होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए क्या वो ह्यूमन बीइंग के यूज़ नहीं आता है, हम उसे पी नहीं सकते या फिर उससे अपने कुछ काम नहीं कर सकते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7। जो फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं या ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ 2.7% जो है हमारा प्रेजेंट है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका। अब इसमें 70% जो वाटर है वो आइस शीट के फॉर्म में है या फिर ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे हैं, माउंटेन रीजन में है, और ये ऐसी जगह पे हैं ड्यू टू द लोकेशन, देयर लोकेशन आर इनएक्सेसिबल। और क्या है, ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इंसान जाके रह नहीं सकता है ना, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे,
तो इसके वजह से क्या, अब जैसे ओशन का वाटर है वो पीने लायक नहीं, या फिर ग्लेशियर है, या फिर जो हमारे आइस शीट्स है वहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते, तो इसलिए हम उस वाटर का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखा गया है कि ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। इसलिए जो सिर्फ इतना ज़्यादा पानी के होने के बाद भी जो 1% वाटर है वो ही सिर्फ जो है फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए, और वो ही फ्रेश वाटर है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड, जो है कि हमें ग्राउंड वाटर जो हमारी ज़मीन के नीचे होता है पानी, और जो है वाटर रिवर्स में हो गया, लेक्स में हो गया, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ये ही जो 1% हमारा वाटर है ये ही अवेलेबल है ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसलिए जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा कीमती सब्सटेंस है अर्थ में। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड। अब वाटर को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से। जो इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बराबर इसका वॉल्यूम रहता है। इट्स abundance only seems to vary because it is in the constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process। अब इसकी कमी इसलिए हो रही क्योंकि जो ये है ये कांस्टेंट मोशन में जो है चलते रहता है, और ये ओशियंस में प्रेजेंट है। ओशन का पानी जो है हम पी नहीं सकते हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाया है कि ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग और वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती है, सिर्फ ड्रिंकिंग और अपने वॉशिंग पर्पज़ के लिए ही नहीं, बट अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी जो ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करती हैं। जैसे कि वाटर फॉर एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हमें वाटर यूज़ होता है थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम जहाँ पे हम बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बहुत जगह वाटर यूज़ हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फूड की भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्रॉप्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग क्या शहर में आके रह रहे हैं, ठीक है। अब तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पानी की कमी हो रही है, वो पानी फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। जैसे कि या तो पानी सूख जा रहा है या फिर पानी जो है बहुत ज़्यादा लोग ही जो है पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो यहाँ पे यही दिखाया प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि वाटर हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होती है अवेलेबल वाटर होने में, ठीक है, पानी अवेलेबल होने में। सो देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे रीज़न वर्ल्ड के ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो सबसे ज़्यादा है वो अफ्रीका में है, वेस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए में है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में है, ठीक है। यहाँ जो है इन सारे पार्ट्स में क्या है वर्ल्ड के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इसमें आपको यही बताया गया है कि फिर कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब जो ऐसी कंट्रीज़ है जो कि क्लाइमेटिक जोन जहाँ पे क्लाइमेट बहुत जल्दी वेरी होता है, जहाँ पे कि ड्रॉट्स आता है, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल परसेप्शन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। इसलिए जो है ये मतलब प्रॉब्लम इसलिए भी, स्कैरसिटी इसलिए भी हो रही क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग है ये वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं फैक्ट्रीज से, जो गंदा जो फैक्ट्री से चीज़ें निकल के आती हैं, जो वेस्ट होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या होता है नदी में जाके ही मिल जा रहा है, जो कि पानी को पॉल्यूट कर रहा है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, हम जो है पानी को कैसे बचा सकते हैं, इसमें ये दिया गया है। तो इसमें क्या दिया, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो वहाँ पे दिया है कि क्लीन और एडुकेट वाटर जो है ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि अभी वर्ल्ड फेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो हमारी यमुना नदी है वो कैसे पॉल्यूट हो रही है धीरे धीरे, जो मतलब सीवेज से जो पॉल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल से जो गार्बेज आ रहा है, ये सारी चीज़ें पानी में मिल रही है और उसको कंटामिनेट कर रही है, जो कि हमारी पीने के लिए भी जो है मतलब हम उससे फिर यूज़ भी नहीं करते हैं किसी चीज़ों में, ठीक है। सो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स। तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं मतलब इस रिसोर्स को, पानी को बचाने में, ठीक है।
इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि वाटर क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बार बार जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज़ करें और जो पॉल्यूशन है तो फिर इसको हम यूज़ करने से ही अनफिट। अब पॉल्यूशन अगर देखिए वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसका हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो पहले से ही अनफिट है, जिसे हम पहले से ही यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर हम उसका दोबारा कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, फिर ऐसा टाइम आ सकता है कि जिसमें हमारे पानी की जो है कमी हो जाए। जैसे यहाँ पे दिखाया है आपको, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज से जो पानी आ रहा है, एग्रीकल्चर केमिकल्स जो पानी से वहाँ से मतलब वहाँ एग्रीकल्चर से जो केमिकल्स वहाँ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से जो चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या इन वाटर बॉडीज़ में आके ही मिल रही हैं और जो है पानी को कंटामिनेट कर रही है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनमें से बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। अब क्या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, वो वैसे ही हैं, मतलब वो ना डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, सड़ नहीं रहे हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे ही रह रहे हैं। तो फिर वो क्या ह्यूमन बींग जब वो पानी आ रही हैं, ह्यूमन बींग अगर वो पानी पी रहा है कहीं से, वो उसे साफ़ करके किसी प्रोसेस से हम तक भेजा भी जा रहा है, तो क्या है उससे ह्यूमन बींग में वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही हैं। सो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द वाटर बॉडीज़। तो वाटर पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पानी में जाने से पहले हम रोक सकते हैं, कहीं और पे जो इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब हम फॉरेस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है, जो और अदर वेजिटेशन जो है हम और भी चीज़ें लगा सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। ठीक है, बार बार यूज़ कराने में, काम कराने में यूज़ आता है। सो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग भी हम जो कर सकते हैं। ठीक है, द कैनाल यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। अब क्या है, जब कैनाल्स जो हम बनाते हैं ना, कैनाल्स क्या होते हैं जब वहाँ पे बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जब लोग करना चाहते हैं, तो जैसे एक नदी है या कोई मतलब कोई भी जगह जहाँ पे पानी फ़्लो कर रहा है, अगर हम उसके आगे कैनाल बना देते हैं, उससे क्या होता है हमारी पानी की डायरेक्शन जो है मुड़ जाती है और वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे हमें इरिगेशन करना है। तो हम ये कैनाल्स को जो है अच्छे से बना सकते हैं जिससे कि वाटर का लॉस कम हो। ठीक है, तो मतलब हम बेसिकली इन सब चीज़ों को यूज़ करके इरिगेशन का जो पर्पस, इरिगेशन जिससे लोग कर रहे हैं, सिंचाई खेतों में पानी डाल रहे हैं, इन सबको हम अगर अच्छी चीज़ों से अच्छे उससे करें तो हम अपने पानी को बचा सकते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, और हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई, एनिमल्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। अब कुछ लोग बच्चे जो हैं स्कूल के, वो एक एग्जीबिशन में गए थे, जहाँ एग्जीबिशन मतलब जहाँ बहुत स्टॉल्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। वो जो एग्जीबिशन थी वो किससे रिलेटेड थी, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से जो पहले के लोगों ने हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड एग्जीबिशन में बच्चे गए थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो आर्टिकल्स जो चीज़ एग्जीबिशन में प्रेजेंट थे वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किए गए थे और वहाँ रखे गए थे। मोना पिक्ड अप अ हैंड बैग एंड एक्सक्लेम दिस इज़ ब्यूटीफुल हैंड बैग। अब मोना उसमें से एक हैंड बैग उठाती है और बोलती कि बहुत ही सुंदर हैंड बैग जो है। ठीक है, सो येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। तो टीचर बोलती कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। ठीक है, अब फिर वो टीचर बोलती है कि क्या तुम्हें वो बास्केट, लैम्प शेड्स और चेयर दिख रही हैं, ये सारी किससे बनी है, बैम्बूस जो होते हैं, हमारे बैम्बू के ट्री होते हैं, उनसे बनी हुई है। सो इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बूज ग्रो इन प्लैनिटी। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न और ह्यूमिड रीजन होते हैं इंडिया के, वहाँ पे जो बैम्बू बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जो जैसी थी वो सिल्क स्कार्फ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, वो बोलती कि इस खूबसूरत स्कार्फ को देखो। तो फिर टीचर बोलती है जो हमारा सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि हमें, जिन्हें हम मलबेरी ट्री में पालते हैं। ठीक है, देखिए ये सिल्क वॉर्म के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, इससे ही हमारा जो है सिल्क बनता है।
So the children understood that the plant provide us with many different product that we use in our day to day life. तो चिल्ड्रन को इससे पता चलता है कि जो हमारे प्लांट्स है इन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. अब जो हमारी ये वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन होती है ये कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला एरिया, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी वाला एरिया, एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमारी क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, जिसे कि हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं हमारी. सो इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर सर्वाइवल. तो बायोस्फीयर क्या होता है हमारा? जहाँ पे लिविंग बींग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है अपनी सर्वाइवल के लिए. सो दिस लाइफ सपोर्टिंग, जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम भी बोलते हैं. नाउ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स. जो हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, इनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं. प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर. प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है. एनिमल्स को शेल्टर मिलता है जहाँ वो रहते हैं, और इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हम ब्रीथ करते हैं, और ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर ले हैं. तो ठीक है, इन प्लांट से भी हमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. अब देखिए इसमें क्या लिखे? शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट्स. स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स. ठीक है, जो ये हम अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं. ठीक है, अब इसमें आपको दिया है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. अब जो वाइल्ड लाइफ में जो चीज़ें आती हैं उसमें क्या क्या आता है? जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, और जो चीज़ें पानी में रहती हैं ये सारी चीज़ें हमारी वाइल्ड लाइफ में आती हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क. हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स देते हैं, वूल्स देते हैं. तो देखिए इन सब चीज़ों से हमें यही पता चल रहा है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन जैसे प्लांट हो गई, ठीक है, और एनिमल्स हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हमें इन चीज़ों से भी हमें क्या है? बहुत सारी चीज़ें मिल रही है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें इन सब चीज़ों को भी कंजर्व करके रखना चाहिए. हमें प्लांट्स को बचा के रखना चाहिए, हमें वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से हमें किसी से वूल मिलता है, ठीक है, हमें किसी से सिल्क मिल रहा है. तो इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं हमारे ये मतलब वाइल्ड लाइफ जो चीज़ें होती हैं या फिर नेचुरल वेजिटेशन है. अब यहाँ पे आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. तो यहाँ पे दिखाया था ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो वहाँ के टेम्परेचर कैसा है, कैसा मॉइस्चर है उस एरिया पे, उस पर डिपेंड करती है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट मतलब और ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. जो मतलब मेजर वेजिटेशन है जैसे कि उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया या ग्रासलैंड हो गया. ठीक है, जैसे ये देखिए ये हमारा ग्रासलैंड है, ये हमारा फॉरेस्ट है. अब देखिए इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. अब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ जो हमारे दिखते हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. इसलिए वहाँ पे क्या, और उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पेड़ है, जंगल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज़ ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. अब जैसे जैसे अमाउंट का वाटर मतलब पानी का अमाउंट हमारा जो है मॉइस्चर डिक्रीज़ होते रहता है, वैसे वैसे अब जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जो है वहाँ पे उगेंगे. अब जैसे जहाँ पे कम रेनफॉल है थोड़ी और जहाँ पे मॉइस्चर कम है तो फिर वहाँ से क्या होता है, हमारा पेड़ जो होते हैं उनका साइज शेप भी जो है छोटा छोटा होना शुरू हो जाता है, उनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. Short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. फिर वही है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट उग रहे हैं. अब जहाँ पे कम रेनफॉल हो रही है, मॉडरेट रेनफॉल हो रही है, वहाँ पे छोटे छोटे उग रहे हैं. तो जहाँ जिस पे हमारी ग्रासलैंड होती है जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे ग्रास और ये सब चीज़ें होती है जहाँ पे. अब देखिए थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल. अब जो थॉर्नी श्रब्स मतलब कांटे जिसमें होते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हो. जैसे अब डेजर्ट है वहाँ पे कैक्टस होता है ना, वहाँ पे भी रेनफॉल बहुत कम होती है, तो ऐसी जो प्लांट्स है वो वहाँ पे हमें पाए जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे है कि लीव्स
फिर अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। अब फॉरेस्ट भी ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मतलब हम कोई भी सीज़न हो एवरग्रीन, वहाँ पे हमेशा पेड़ उगे रहते हैं, वहाँ की पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, वहाँ पतझड़ नहीं होता। और डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे हमारे जानवर जो है, जहरीले जानवर होते हैं जो वो हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, वही जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो अपनी लीव उनकी झड़ती नहीं है, वो हर सीज़न में ग्रो करते हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे पतझड़ होती है, वहाँ से जो है पत्ते हमारे जो है वहाँ से गिरते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए ट्रॉपिकल और टेम्परेचर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, ठीक है। अब जैसे यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल। अब जो एसोसिएट आपने जो फॉरेस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपने प्रीवियस अपने पिछले क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो इन्हें हम डिटेल में यहाँ पे नहीं समझेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से पता है, आपने पिछले क्लास में अपना पढ़ा होगा फॉरेस्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। नाउ टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर सेंचुरीज बैक। तो आज जो पहले जितने साल पहले लोग प्रेजेंट थे, ठीक है, उससे भी ज़्यादा लोग जो है अब प्रेजेंट है यहाँ पे। सो टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्या है, अब लोग हैं तो लोग रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारे जंगल कट रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट हमारा जो है कट रहा है, रिफ्लेनिश हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो वैल्यूएबल रिसोर्स जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, इन लोगों की भी शॉर्टेज, इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, इन सब चीज़ों की हमारी कमी हो रही है, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। Forests are a wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. अब क्या फॉरेस्ट हो गए और जो प्लांट है वो क्या है, हमारे एनिमल्स को शेल्टर रहने की जगह देते हैं, ठीक है। सो चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट एंड एनिमल। अब जो क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स जो है जैसे जंगलों को काट रहे हैं, अपने इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट है उसमें, तो इसके वजह से क्या है, जो प्लांट और एनिमल्स है उनके रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे देखिए पहले जो जानवर होते हैं, टाइगर, लॉयन, ये सब चीज़ कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब जंगल कट रहे हैं लोग, अब वहाँ जंगल जहाँ पे वहाँ कट के वहाँ ज़मीन बना रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं। अब तो वो जो जानवर जो वहाँ रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, डेफिनेटली वो जो शहर की तरफ ही तो आएंगे, ठीक है। तो फिर इन सब चीज़ों से जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट बिगड़ रही है, ठीक है, उनसे उनकी रहने की जगह छीनी जा रही है। तो मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम वर्निलेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इसके वजह से क्या है, बहुत सी जो स्पीसीज़ है जंगल कट रहे हैं, तो बहुत सी स्पीसीज़ जो है वो तो ख़त्म हो चुकी हैं और किसी कोई अभी उस डेंजर में है, ख़त्म होने की कागार में है, ठीक है। और कोई आने वाले टाइम में जो है ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इन चीज़ों को ऐसी जंगलों को ऐसे काटते रहें, क्योंकि जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है इनसे भी हम ह्यूमन बीइंग को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, इनसे भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। बट अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इनसे उनकी लाइफ तो डेंजर में जा ही रही है और हम जो चीज़ें उनसे हमें मिल सकती फिर हमें वो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्स। अब जो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है, पेड़ पौधे काटने की वजह से, या फिर सॉइल इरोजन हो रहा है जिससे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनसे ये सारी चीज़ें हम ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। अब वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़। जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत हमारी कम हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हार्ट्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अब क्या बहुत से लोग क्या करते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं, उनकी हंटिंग कर रहे हैं, फिर जो क्या है उनकी स्किन हो गया, उनके नाखून, उनके टीथ्स हो गए, उनके फेदर्स हो गए, उन सब चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि वो एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे,
ठीक है, जैसे कि वो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट हो गया, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, जो ये सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं मतलब। तो डीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो हम क्या इनको कंजर्व कर सकते हैं अवेयरनेस फैला के लोगों में। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना सकते हैं जहाँ कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहेगा, अगर हम क्या इन स्पीसीज़ को डिस्टर्ब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बहुत पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या हमारी नेचुरल हैबिटेट्स जो है उनको डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, इन जानवरों को मार रहे हैं, सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स को मार रहे हैं, जिससे कि जो ये बर्ड्स और एनिमल्स हैं ये ख़त्म होने की कगार में ही हैं। तो इन सबको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्रीज एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। क्या होता है, हमें कुछ प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, जैसे वन महोत्सव, जहाँ पे हम लोगों को इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज़। जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें हम क्या कैंप में ले जा सकते हैं, जहाँ वो चिड़ियाँ हैं वो लोग रह रहे हैं, मतलब नेचर को दिखाने ले जा सकते हैं, जहाँ कि वो इन सब चीज़ों के जो भी इनका हैबिटेट है उनको बच्चे अप्रिशिएट करें, ताकि बचपन से ही वो जो है इन सब चीज़ों को देखें और आने वाले टाइम पे इनको नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है, और बहुत से कंट्रीज़ ने ये लॉज भी पास कर दिया है कि मतलब जानवरों को या फिर एनिमल्स को मारना नहीं मारना, इसके अगेंस्ट लॉ भी पास कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही कुछ था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी मैंने आपको बताई है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।